अच्छा जी, अब आप हजरात तशरीफ़ ले आएँ IAS 37 की तरफ। पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 11। ग्यारह का 3। हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 12। ऑन 5 जनवरी 13, साल ख़त्म होने के कितने दिन बाद? 5 दिन बाद। ओइंग टू लिक्विडिटी कॉन्स्ट्रेंट्स। लिक्विडिटी कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे नहीं रहे। पे 377, ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे नहीं रहे। एंड पुअर रिकवरी पोजीशन का क्या मतलब है? रिकवरी किससे होती है बिजनेस में आमतौर पे? डेटर से। तो उसके पुअर रिकवरी चल रही है, क्या मतलब? दे नहीं रहे डेटर पैसे। एंड ड्यू टू पुअर रिकवरी पोजीशन। किस दिन? ऑन 5 जनवरी द डायरेक्टर्स इंट्रोड्यूस्ड अ पॉलिसी जिसमें सारे कस्टमर जिनका बैलेंस को 12 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, आउटस्टैंडिंग ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, 12 महीने से ज़्यादा हो गए, हम पीछे पड़े हैं, वो पैसे नहीं दे रहे, उनको इजाज़त दे दी हमने कि 80% पैसे दे दें 30 दिनों के अंदर, 5 फरवरी तक। और इसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है 40 मिलियन रिकवर हो गया है। तो 40 रिकवर हुआ है। देखो IAS 37 तो नहीं है ना, हमने किसी के खिलाफ केस तो नहीं किया। IAS 37 क्यों लगा रहे हो? ये तो एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का सवाल है। तो हमारे साल खड़े होकर अगले साल हमने एक पॉलिसी अनाउंस की जिसकी वजह से डेटर्स ने पैसे दे दिए, 40 मिलियन की रिकवरी हुई। 40 डिवाइडेड बाय 100 ज़रा 20, कितना नुकसान हुआ हमारा? ज़्यादा हो गया? नहीं, ये 80 पे पड़ा है, ये 80 पे पड़ा है ना। 80% पैसे दे दो, इसका मतलब है ये 80 है, 10। ये 10 का नुकसान एडजस्टिंग इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। क्या हम अपने साल में आके इसको एडजस्ट करें या हम इसको इग्नोर कर दें? डेटर तो हमारे साल का ये वजह नहीं है। पाँच जनवरी को हमने अनाउंस किया कि जिन लोगों से 1 साल हो गया हमें पैसे मांगते हुए नहीं दे रहे, खुदा के लिए आप दे जाएं, हम उन्हें इतने पैसे छोड़ देंगे। ये जो अनाउंस करना है इसकी वजह क्या बनी है? Does it relate to circumstances that arose after the balance sheet date या that existed at balance sheet date? असल में ना एक लफ्ज़ है पुअर रिकवरी पोजीशन। पुअर रिकवरी पोजीशन हमें कब पता चलती है बंदे की? जब उसके पास हम बार 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 जा रहे हों, तो पुअर रिकवरी पोजीशन पता चलती है। 31 दिसंबर को भी डेटर्स के बुरे ही हालात थे ना। अगर हम 31 दिसंबर को जाके इनके पास पैसे लेते तो भी इन्होंने इतने ही देने थे, और आज अगर मिले हैं, अगर पॉलिसी पहले अनाउंस कर देते तो भी इतने ही मिलते। ये जो पॉलिसी का अनाउंस करना है, क्या ये कोई ऐसी वजह है जो साल के बाद अराइज हुई, या हमें साल के एंड पे ऑलरेडी पता था कि पैसे नहीं आ रहे? कैसे पता था? पुअर रिकवरी पोजीशन रातों रात अराइज होती है या पुअर रिकवरी पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता कम्युलेट होती है? तो इसलिए इसको हम एडजस्टिंग इवेंट कहेंगे। ये पुअर रिकवरी पोजीशन का लफ्ज़ असल था। तो इस लॉस को हम अपने साल में रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, हमें साल के एंड पे क्या पता था? डेटर के हालात माड़े ही है ना, और साल के बाद भी माड़े ही थे, जिसकी वजह से क्या हुआ? उन्होंने कम पैसे दे दिए। पॉलिसी अनाउंस करने का ट्रिगर क्या बना? पुअर रिकवरी पोजीशन, वो साल के एंड पे एग्जिस्ट करती थी। अच्छा जी,
पास पेपर क्वेश्चन 12 का 1। ये तो कर लिया है मेरे ख्याल से, इस पे कुछ लिखा हुआ था, ये देखो लिखा हुआ है कुछ, नीचे वाली एडजस्टमेंट है। ऑन 15 जनवरी 2012, पेज नंबर 377, 15 जनवरी 12 को हमारे कंपेटिटर ने अनाउंस किया है एक अपग्रेडेड वर्जन ऑफ डीवीडी प्लेयर्स, जिसकी वजह से जो हमारा स्टॉक पड़ा हुआ था 15 मिलियन का, उसको हमें एनआरवी लॉस से गुजारना पड़ा है। बता दें जी ये क्या चीज़ ट्रिगर बनी है हमारे स्टॉक की प्राइस कम होने की? न्यू लॉन्चिंग। न्यू लॉन्चिंग कब हुई? तो डेट रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस डेट अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट, तो डेट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। कंपेटिटर ने कब अनाउंस किया? 15 को, और अगर कंपेटिटर अनाउंस कर देता 28 दिसंबर को, क्वेश्चन 16, Kareem Limited bought a special purpose engineering plant on Ekam January 15 at a cost of 1755, including sales tax of 17%, which is refundable. जी एसेट की कॉस्ट क्या लें? 1500। रिफंडेबल टैक्सेस एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं। ओके, इसके बाद KL is required to decommission the plant after 2 years, 2 साल बाद decommission होना है। Decommissioning cost is estimated at 300, तो 300 into 1.11 raised to power, जी अब एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? एसेट डेबिट कितने से? प्रोविजन कैश इस तरह ना कर दें, 1755 और बाकी रिसीवेबल बुक कर दें 255, या इसकी एंट्री अलग करनी है तो अलग कर लें रिसीवेबल की। चलें ठीक है, छोड़ें, कीप द थिंग सिंपल, इस तरह कर लें, फिर अगली एंट्री कर दें रिसीवेबल डेबिट। जो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं वो तो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं, लेकिन जो रिफंडेबल होते हैं इस तरह कर दें अगर एंट्रीज आपको वो मुश्किल लगी है, ताकि पुरानी एंट्री हमारी कायम रहे। तो व्हाट वी हैव इन शॉर्ट कि नॉन रिफंडेबल टैक्स एसेट की कॉस्ट अच्छा, इस सवाल में एक और एंट्री भी होनी है जो आज तक हमने नहीं की थी, वो ज़रा बताएं 31/12/16 को क्या एंट्री होगी? एक नहीं, देखें, एक एंट्री डेप्सिशन की होगी, एक इंटरेस्ट की होगी, बहने हैं, एक डेप्सिशन की, एक इंटरेस्ट की, एक एंट्री और होगी प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट। मजदूरों को हम पैसे दे देंगे, कितने पैसे? 300। 2 साल में डिसमेंटल हो जाना ना। तो आज तक कभी हमने कोई ऐसा सवाल किया था जिसमें हमारे अकाउंटिंग ईयर एंड में डिसमेंटल हो गया? नहीं। तो इस सवाल में एक एंट्री और होगी डेप्सिशन इंटरेस्ट, ये तो एंट्रीज आपको आती हैं।
एक एंट्री और होगी प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये दो एंट्री ज़रा नई थी, इसलिए मैंने सोचा इसको सवाल करो। और अगर मजदूरों ने पैसे कम या ज़्यादा मांग लिए, 301 या 2 रुपये मांग लिए, तो प्रोविजन अकाउंट में तो 300 पड़ा होगा, फिर बाकी फिर P&L में डाल देंगे, और क्या कर सकते हैं हम, चेंज इन एस्टीमेट ही है ना। तो कितने साल बाद डिसमेंटल हो गया? 2 साल बाद। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ जी, हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर 20। प्रॉफिट पे इफेक्ट शो करना है। प्रॉफिट पे इफेक्ट एडजस्टिंग इवेंट्स का होगा या सिर्फ नॉन एडजस्टिंग का? सिर्फ एडजस्टिंग इवेंट का। हम किस दिन खड़े हैं? 1 फरवरी को। ऊपर डायग्राम देखें, हमारा ईयर एंड क्या है? 31/12/20। और हम किस दिन खड़े हैं? 1 फरवरी को। चलें जी, पढ़ें आप सवाल। पॉइंट 3, अ मेजर लोकल कस्टमर हैज सेटल्ड हिज फुल बैलेंस। वो पूरे पैसे दे गया। आफ्टर रिसीविंग अ बैंक लोन लास्ट वीक। लास्ट वीक क्या मतलब? पिछले हफ्ते। माशाल्लाह, लास्ट वीक का मतलब है 23 जनवरी, क्योंकि हम खड़े 1 फरवरी को है ना। तो ये बात ऊपर से चाचा जी के लिए नहीं लिखी हुई थी, ये हमारे लिए लिखी हुई थी। तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन यू मे अज्यूम दैट टुडे इज 1 फरवरी। तो अ मेजर लोकल कस्टमर है सेटल इज फुल बैलेंस आफ्टर रिसीविंग अ बैंक लोन लास्ट वीक। बैंक लोन कब लिया है? 23 जनवरी को। एट ईयर एंड द कस्टमर वे फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। साल के एंड पे कस्टमर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रहा था, हमारा डेटर। देयरफॉर हमने प्रोविजन रिकॉर्ड कर दी थी 40% डेट की। क्या अब जो प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड हो चुकी है 40%, क्या इसको उल्टा दें, एडजस्ट कर दें, या इसको पड़ा रहने दें? ये डिपेंड करेगा कि पूरे पैसे आना रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट या डेट अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर आप 31 दिसंबर को इस कस्टमर के पास जाते तो इसने आपको पूरे पैसे देने थे? क्यों नहीं देने थे? क्योंकि उसको लोन ही नहीं मिला हुआ था। तो अगर 31 दिसंबर को आप इसके पास जाते तो कितने पैसे मिलते? 60%, जो हमारा अंदाजा था वो, और क्या मैं कह सकता हूं, 60% मिलते। लेकिन बाद में मिल गए ज्यादा। हमने एंट्री कर ली हुई है। ज्यादा मिलने की वजह बैंक लोन। बैंक लोन कब मिला? तो ये उसी तरह है कि कंपेटिटर साल के बाद आया, जिसकी वजह से हमारे स्टॉक की एनआर भी कम हो गई, तो हम इसको एडजस्ट नहीं करते। तो लोन कब आया? हाँ, अगर लोन साल के एंड पे ये बैंक से नेगोशिएट कर रहा होता और हमें भी पता होता, इस किस्म की कोई लाइन सवाल में आ जाती कि लोन नेगोशिएट कर रहा है बैंक से, बस बैंक ने कंफर्म करना है, तो फिर शायद और डिस्कशन होती है हमारी। लेकिन डेट प्योरली रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस डेट अरोज। बस मुझे ये बता दें, अगर मैं 31 दिसंबर को जाता तो भी मुझे कितना मिलता? 60% या पूरा? 60%। अब ज्यादा मिलने की वजह क्या बनी है? द फुल रिकवरी। लिखें, रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस। फुल रिकवरी की वजह क्या बनी है? द फुल रिकवरी रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस डेट प्योरली अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। The full recovery relates to circumstances that purely arose after the balance sheet date. That purely they relate to circumstances that purely arose after the balance sheet date. Therefore, it is a non-adjusting event. Purely अब छोड़ दो ना।
फिर रिवर्स करते हैं, हाँ, देयरफॉर इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, सो इट विल नॉट इफेक्ट प्रॉफिट्स। ओके, अच्छा, ये तो मैं आपको छुट्टी देके किसी ने बैठना हुआ तो ये एक सवाल करवाना है और फाइनल अकाउंट का ये एक सवाल करवाना है। बाकी हैंड रिटन पेज हैं, 2-4 मिनट इसमें लगेंगे, एक्सपेंसेस में 1-2 मिनट लगेंगे, टॉप, हाँ बस ये ठीक है। हैंड रिटन पेज निकालें, बस बात ओवर हो गई है, उसके बाद आपको छुट्टी दे देते हैं। अच्छा, हैंड रिटन पेज निकालें IFRS 9 में, वॉल्यूम 2 में भी है, वॉल्यूम 1 में भी है। IFRS 9 को वो सीरियस ले रहा है बहुत। हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी हुई। अच्छा जी, आप अगर किसी के लेस देन 20% शेयर खरीदते हैं तो नॉर्मल हालात में कह रहा हूं, तो इसको क्या सब्सिडरी कहते हैं या एसोसिएट? कुछ भी नहीं। फिर आप इस पे IFRS 9 लगाते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को शो करते हैं एट FET, PL और FAT। अगर ये बात को ना ऊपर से पकड़ा जा रहा है, अगर यहीं से बात ना पकड़ी गई, हो सकता है पूरा सोल्यूशन हमारा गलत हो जाए। तो अगर आप किसी के शेयर्स खरीदते हैं 50% से ज़्यादा, वो सब्सिडरी, 20 से 50 एसोसिएट और 1 से 19 IFRS 9 लगेगा। लेकिन अगर आप किसी के 20 थे 50% शेयर खरीदें तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने वर्किंग 7 करनी है, इक्विटी मेथड। लेकिन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको इजाजत है कॉस्ट पे रखने, कॉस्ट पे रखें। 19% से कम, 19% वाले नहीं, 20 to 50% वाले। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मेरी एसोसिएट बन चुकी है, कंसोलिडेशन के एंगल से मैं सिर्फ इक्विटी मेथड लगा सकता हूं, लेकिन सेपरेट में मेरी मर्जी है, मैं चाहे तो कॉस्ट पे रखूं, फिर मैं फेयर वैल्यू पे नहीं लेके जाऊंगा, सिर्फ डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड करूंगा। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट, अल्लाह खैर सल्ला। या मैं IFRS 9 लगा लूं, या मैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही कौन सा मेथड यूज कर लूं, इक्विटी मेथड। अब मेरी मर्जी है। अच्छा, अब सवाल देखते हैं क्या आया था। जो पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 था, उसको मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं। अब आप लोगों ने जरा दोबारा उस सवाल को पढ़ के एक चीज जज करनी है, और फिर उसमें मुझे मल्टीपल ऑप्शंस बतानी है कि सवाल में और क्या इंग्लिश लिखी होती तो इसका क्या मतलब होता। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 5, पेज 682 पे। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिटरमिन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 शो फॉलोइंग अमाउंट्स। While reviewing the draft financial statement, following issues were identified. DL has classified the investment in Jubilant as an investment in and has accounted for using the equity method. ये DL, ये separate financial statements की बात हो रही है। इसको एज एन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट करार दे दिए और इस पे कौन सा मेथड लगा दिया है, इसको आपने करार दे दिया इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और इस पे कौन सा मेथड लगा दिए, यानी वर्किंग 7 आपको करनी पड़ेगी फॉर प्रिपेयरिंग रॉन्ग एंट्रीज।
डिस्पाइट हैविंग नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, लेकिन हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं था, इसलिए हमारे पास ये रास्ता अवेलेबल ही नहीं था, ये रास्ता अवेलेबल ही नहीं था। डिस्पाइट हैविंग नो इन्फ्लुएंस, ये वाला रास्ता कब है, ये वाला रास्ता कब है, ये बात को ऊपर से पकड़े हम जरा, ये बात पकड़नी जरूरी है। अगर आप 20 से 50% शेयर ओन कर रहे हैं तो इसको उर्दू में या इंग्लिश में क्या कहते हैं, अच्छा खासा इन्फ्लुएंस। एक सिनेरियो जहन में लाएं, पीटीसीएल ने किसी कंपनी के 30% शेयर खरीदे हैं। पीटीसीएल जाती अकाउंट्स में जो मर्जी करे, मेरी बात खत्म होगी। पीटीसीएल कंसोलिडेशन में सिर्फ, लेकिन अगर पीटीसीएल ने किसी के शेयर खरीदे ही नहीं, 17, 18, 19% खरीदे में, 20% खरीदे ही नहीं, पीटीसीएल के पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके के IFRS 9 लगाए बस, या एफईटीपीएल पे रखे, एफईटीओसी पे रखे। अब फिक्रा पढ़ें। डीएल हैज क्लासिफाइड द इन्वेस्टमेंट एज एन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड अकाउंटेड फॉर यूजिंग, एसोसिएट के बाद भी आप अकाउंट फॉर इन दोनों में कर सकते थे, लेकिन आपने कौन सा पसंद किया, इसको आपने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट समझा और समझ के आपने ये वाला लगाया। इसका मतलब है वर्किंग 7 आपको करनी पड़ेगी और वर्किंग 7 की बुनियाद पर गलत एंट्रीज आपको करनी पड़ेंगी। गलत एंट्रीज क्या होंगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, जो उसके प्रॉफिट पे नजर रखेंगे, डिविडेंड पे नहीं, और जो डिविडेंड आ रहा होगा उसकी एंट्री कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट नहीं होगी, क्योंकि हमारी नजर उसके प्रॉफिट पे है। कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, ये एंट्रीज आप रॉन्ग करेंगे। ये एंट्रीज करने के बाद आप हजरात क्या करेंगे, ये एंट्रीज कर देने के बाद आप हजरात कहेंगे कि होना क्या चाहिए था, डिस्पाइट हैविंग नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, हमारा इन्फ्लुएंस नहीं है। आप बता दें जी, ये रेड वाला मेथड मैंने लगा दिया है, लेकिन मुझे बाद में पता चला हमारा इन्फ्लुएंस नहीं है, अब क्या करूं, इसका मतलब है नो इन्फ्लुएंस वाली साइड पे हूं, तो यहां मेरे पास रास्ता ही कौन सा अवेलेबल है, IFRS 9। अब मुझे बता दें IFRS 9 में भी डिफॉल्ट कैटेगरी कौन सी है, एफईटीपीएल है या एफईटीओसीआई है, डिफॉल्ट कैटेगरी एफईटीपीएल है। एफईटीओसीआई के साथ लिखा हुआ था इलेक्टेड या हैव इररिवोकेबली इलेक्टेड, ये चॉइस अवेलेबल है, ये ऑप्शन अवेलेबल है। बाय डिफॉल्ट कौन सी कैटेगरी अवेलेबल है, एफईटीपीएल। डन। तो इसलिए अब किस से किसकी तरफ जाना था, इक्विटी मेथड से एफई, इसके लिए सिर्फ पहली लाइन समझना जरूरी था, ये दोनों मेथड समझाना मुझे जरूरी नहीं है, क्योंकि ये दोनों मेथड आपको आते हैं। इक्विटी मेथड वर्किंग 7 बड़ी डिटेल से कंसोलिडेशन में की हुई है, और एफईटीपीएल बड़ी डिटेल से जो है वो पहली क्लास में की थी IFRS 9 की। ये थी जी बात। और अब ऑब्वियसली इसी को बदल बदल के सवाल देख लें कौन से आ सकते हैं, इसी वजह से तो इसमें पता नहीं पासिंग परसेंटेज भी बड़ी कम थी इस सवाल में, तो ये मेन बात नहीं समझ आई होगी बच्चों को, जिसकी वजह से सारी मैथ्स मार के आ गए। तो अगर पेपर में सवाल आ जाए कि वी हैव मेड द अकाउंटिंग एट एफईटीपीएल, however we were having a significant influence and our policy is to keep them under equity method, फिर वर्किंग 7 खोलेंगे, वो सही वाली चीज़ होगी, और वर्किंग 1 वुड बी आ गलत वाली चीज़। तो बस ये अकाउंटिंग किसकी है, इसमें भी इन तीनों में चॉइस अवेलेबल है, और ये वर्किंग किसकी है, नॉट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की। अच्छा ये तो देखते हैं, फाइनल अकाउंट्स में आ जाए। पास्ट पेपर क्वेश्चन 5 भी ऑप्शनल है।
हमारा ये रह गया अजीपांक का। अजीपांक का सवाल में पेज नंबर डाल दूंगा ना इसका। एक्सपेंसेस क्लासिफिकेशन पेज किया था 554, किया हुआ तो बस ठीक है, ऐसे मेरे जहन में नहीं आ रहा था कि किया हुआ या नहीं। पेज 554, ये वाला सफ़ा नहीं किया हुआ, दिखाया था। बस बेसिक रूल क्या है, फैक्ट्री के सारे खर्चे और ये वाले खर्चे, एडमिन, ऑफिस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ऑफिस फर्नीचर, लीगल एक्सपेंसेस, एडमिन, ऑडिटर रिकमेंडेशन, ये कहाँ जाने हैं। और सेल्स में कैरेज आउट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सैलरीज, डिलीवरी व्हीकल, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी मार्केटिंग के खर्चे हैं। वेयर हाउस में अगर फिनिश्ड गुड्स हैं, अगर वेयर हाउस में रॉ मटेरियल स्टोर है, फिर शायद इधर आए कॉस्ट ऑफ सेल में। सेल्स एक्सपेंसेस, कमीशन, बैड डेट एक्सपेंस भी इधर डाल दें, प्रोविजन फॉर बैड डेट इधर डाल दें, सब कुछ ये वारंटी एक्सपेंस। और वो जो बात एक दफ़ा क्लास में की थी, पेज नंबर कौन सा है, मैं देख लेता हूँ आगे कौन सा लिखा हुआ है मैंने, 612। आइए, सेट आपने शायद पढ़ा हो, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, प्रायर ईयर एरर, और चेंज इन एस्टीमेट। चेंज इन एस्टीमेट की मिसालें, चेंज इन यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन मेथड, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट। चेंज इन टैक्स, सीटी लिख लें, सीटी। सीटी का अंदाज़ा आपका बदल गया, आपने कुछ और पे बुक किया हुआ था और अगले साल सीटी पे कुछ और करना पड़ा, तो सीटी की चेंज मैंने कहा था इट विल बी अ चेंज इन एस्टीमेट। इंक्रीज इन रेट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इट इज ऑल्सो अ चेंज इन। इनको प्रोस्पेक्टिवली देखा जाता है या रिट्रोस्पेक्टिवली। प्लांट गलती से खर्चों में डाल दिया था या सेल गलत अमाउंट पे रिकॉर्ड हो गई, इसको कैसे देखा जाता है, रिट्रोस्पेक्टिवली। कॉस्ट से फेयर वैल्यू मॉडल पे जाना, फाइफो से वेटेड एवरेज पे जाना, ये तो बड़ी डिटेल से डिस्कशन होती थी, इसे क्या कहा जाता है, रिट्रोस्पेक्टिवली। अच्छा, इसका ना अब मैं आपको सवाल का एक एक नंबर लिखवा देता हूं ताकि बातें ज़रा लिंक हो जाएं। आप इसी पेज पे रहें। एक सवाल था जिसमें पिछले साल की गलती हुई थी, पिछले साल की गलती, एक ही सवाल था शायद वो। करंट ईयर की एरर तो पी एंड एल में सही हो जाती है ना मेरे भाई, करंट ईयर की एरर तो पी एंड एल में सही हो जाती है, वो तो कोई मसला नहीं। मसला किस एरर का होता है, पिछले साल की एरर का। तो वो जो पिछले साल की एरर थी वो थी क्वेश्चन 4 के 1 में। अच्छा, इसके बाद चेंज इन करंट टैक्स भी था, चेंज इन करंट टैक्स, वो था क्वेश्चन 4 के 6 की फर्स्ट 2 लाइंस। पिछले साल का टैक्स था 7 और हमने पे किया था 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 6 की फर्स्ट 2 लाइंस, ये पास पेपर का ही सवाल है। और चेंज इन पॉलिसी एज सच हमने नहीं किया किसी क्लास में, तो चेंज इन पॉलिसी जो है, अच्छा इसका इफेक्ट क्या होता है कि पिछले साल की एरर फिर कहाँ जाके हिट होती है, पास ईयर की गलती आर ई में जाके सही होती है। और इसको हमने कहाँ सही किया था, इसको हमने इधर ही सही कर दिया था, सीटी प्रायर के नाम से। और ये नीचे फखर वाला सवाल किया है, फखर बिलो, ये जो लास्ट क्लास में कराया था। बहरहाल आई डोंट थिंक सो कि इतना आई एस सेट उस लेवल पे टेस्ट करे। 7-8 नंबर की ऑप्शन तो उसने रखी हुई है अपने लिए, लेकिन इतनी खास एक्सरसाइज नहीं करता, कोई ख़ास पास पेपर में आपको ये चीज़ मिलेगी नहीं। हाँ, रेक्टिफाइंग एंट्री कंपाउंड करके कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, अलग अलग चला दो तो बेहतर है, कंपाउंड करके कर सकते हैं।
अब एक लफ्ज़ से अकाउंटिंग मिसमैच, इस वक्त आप लोगों के भी हालात हैं, उसको छोड़ने पड़े, वो मैंने अगली क्लास में वो बताना हुआ बता दूंगा। अब मेरा प्लान सुन लें क्या है। 1 मिनट, हाँ हाँ, अकाउंटिंग मिसमैच उसको ज़रा मैंने रिवाइज़ कराना है। और एक दो और भी चीज़ आई है स्ट्रेल की मेरे जहन में, वो इंशाल्लाह मैं चले नोट कर लेता हूँ। फॉर मी मिसमैच और IS-12 में रेट का एक, अच्छा ये 2 सवाल जी मैं अलग पार्ट के अंदर रिकॉर्ड करवा देता हूँ। अजीब पांका का एक सवाल है और ये पास्ट पेपर का एक सवाल है। उसके बाद MCQ उसकी डिस्कशन तो अलग अलग अपलोड हो जाएगी। अब आप हजरात ज़रा 10 मिनट टेक लगा के बैठ जाएं और यार अगला पार्ट ज़रा शुरू करो।